अगर आप रेलवे एलडीसी 30% एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं इस्टेब्लिशमेंट रूल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और ख़ास बात मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे ये पूरा चैप्टर आपको 100% याद रहेगा एग्जाम तक। एलडीसी एग्जाम में बार बार यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और ध्यान देना, इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आपका पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन। इस्टेब्लिशमेंट रूल का आपका ये सिलेबस है, पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस में इसके क्या है। प्रमोशन फॉर ग्रुप बी पोस्ट 70% एंड 30% दोनों के लिए इस्टेब्लिशमेंट रूल का सिलेबस सेम होता है। तो इसमें अगर हम लोग देख ले पॉइंट नंबर 6 जिसमें दिया हुआ है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 एंड रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, तो इसी टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स करेंगे और धीरे धीरे सारे टॉपिक्स इसके कंप्लीट करेंगे इस एस्टेब्लिशमेंट वीडियो के सीरीज में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। ठीक है, एग्जाम में सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है, इसका नाम क्या है। तो इसका कुछ डिफरेंट नाम वहाँ पर ऑप्शन में दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा, इसे ध्यान में रख लीजिए, एक इमेज बना लीजिए अपने माइंड में। रेलवे सर्विस ब्रैकेट में आपका कंडक्ट लिखा रहेगा एंड रूल्स कोमा 1966, अगर ये ऑप्शन दिख रहा है तो ये करेक्ट होगा। अब इसका पर्पज़ क्या है, इसे लाने का क्या उद्देश्य है। तो ये रूल ये डिफाइन करता है कि हाउ आर रेलवे एम्प्लॉयड शुड बिहेव, रेलवे एम्प्लॉय किस तरह बिहेव करना चाहिए सर्विस में। इसका एम है टू मेंटेन डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी एंड इफिशियंसी इन इंडियन रेलवे। ठीक है, अब ये लागू किस पे लागू होता है, तो ये अप्लाइज टू ऑल रेलवे सर्वेंट, यानी कि ग्रुप डी से टॉप लेवल के ऑफिसर्स तक के लिए ये अप्लाई होता है और ये कवर करता है इसका बिहेवियर बोथ ऑन ड्यूटी एंड ऑफ ड्यूटी। अगर आप एम्प्लॉय है तो ऑन ड्यूटी भी आपके बिहेवियर देखे जाएंगे और ऑफ ड्यूटी भी देखे जाएंगे, तो उसी के ये रूल्स है। ठीक है, अब इसमें टोटल 26 रूल्स होते हैं। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टोटल कितने रूल्स है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 में। रूल नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 में इसके नाम को ही डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो दिस रूल में कॉल्ड द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। ठीक है, अब रूल 2 में इसके डिफाइन किया गया है डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन के कौन कौन से हैं। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट है रूल 2 के ए में, बी में डेफिनेशन ऑफ रेलवे सर्वेंट, सी में डेफिनेशन ऑफ फैमिली इन रिलेशन टू आर रेलवे सर्वेंट। अब रूल 3 है, रूल 3 है आपका जनरल, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट आपका रूल 3 का 1 2 3, रूल 3 के सब रूल 1 में 1 2 3 इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें टोटल वैसे रूल 3 के सब रूल 1 में टोटल 21 रूल है। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे को याद नहीं करना है, जो याद करना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें है रेलवे एवरी रेलवे सर्वेंट सेल एट ऑल टाइम, हमेशा रेलवे को किस तरह होना चाहिए। ठीक है, तो मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मेंटेन करना है। सेकेंड, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, ड्यूटी के प्रति डिवोशन होना चाहिए। एंड डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जो एक रेलवे सर्वेंट को नहीं करना चाहिए। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसे याद कैसे करना है। तो सबसे पहले याद करने का तरीका ऐसा रहना चाहिए जो एग्ज़ाम में हमें हमेशा याद रहे। तो आपने एक वर्ड हमेशा शायद सुना होगा, ILU, इलू, इलू इलू एक गाना भी है। ठीक है, तो इसमें से ILU को हम लोग कर देंगे IDU, ईडू, ईडू ईडू। अब ईडू ईडू क्या है, ई आपका आई पर फर्स्ट आई है इंटीग्रिटी, सेकेंड डी है ड्यूटी एंड फिर यू है हमारा अनबिकमिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें याद रहेगा रूल 3 के सब रूल 1 के 1 2 3 में हमारा ईडू, ईडू ईडू, इंटीग्रिटी, डिवोशन एंड अनबिकमिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट। तो ये ईडू को आप याद रखना, ये ईडू से आपका ये तीनों सीक्वेंस में याद रहेगा। वैसे तो आपको याद रहेगा ही, लेकिन सीक्वेंस में याद करने के लिए ये ईडू याद रखना, ईडू ईडू। तो ईडू ईडू क्या है, इंटीग्रिटी है, डिवोशन टू ड्यूटी है एंड यू है अनबिकमिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट। ठीक है,
उसके बाद टोटल जितने भी रूल्स हैं मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, वैसे मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हो, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसे भी आप देख लेना और इसे पढ़ लेना, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे पढ़ाऊंगा, उसे याद कराऊंगा और एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको 100% याद रहेगा एग्ज़ाम तक, ठीक है। उस ट्रिक से हमेशा याद रहेगा, उसी ट्रिक से मैंने पढ़ा था और पढ़कर मैंने एग्ज़ाम क्लियर करा है। तो आप लोगों के लिए भी ये ट्रिक इम्पोर्टेंट रहेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा, ये मुझे विश्वास है, ठीक है। देख लेते हैं रूल 3 का 2। 3 का सब रूल 2 में कहता है ड्यूटी ऑफ रेलवे सर्वेंट होल्डिंग अ सुपरवाइजरी पोस्ट और एनी अदर पोस्ट इन रेलवे, ठीक है। ये रूल 3 का 2 कहता है। अब रूल 3 का सब रूल 1 एंड सब रूल 2 हो गया। अब रूल 3 में ही रूल ABC है, ठीक है, ये याद रखना, ABC। अब इसमें है हमारा पोम्टेंस एंड कर्टसी। रूल 3 का A है पोम्टेंस एंड कर्टसी, तत्परता एंड शिष्टाचार होना चाहिए। रूल 3 का B है ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की नीतियों का पालन करना है। रूल 3 का C है प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, कामकाजी महिलाओं के उत्पीड़न पर रोक, ठीक है। तो ये आपको याद करना। 3 का A में हमारा है तत्परता एंड शिष्टाचार, 3 का B में है नीतियों का पालन करना सरकार के, एंड 3C में हमें सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है। 3C सेक्सुअल हरासमेंट, यहाँ से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल 4, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में कहता है सरकारी संरक्षण प्राप्ति कंपनियां या फर्म में केवल रेलवे कर्मचारियों के निकट संबंधियों की नियुक्ति। तो कभी कभी आपने देखा होगा कोई SSC इंचार्ज होते हैं या नहीं तो ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने रिलेटिव्स को जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे जॉब दे देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है, ये नियम के विरुद्ध में है, ठीक है। तो नौकरी चाकरी अपने रिलेटिव्स को नहीं देना है, ठीक है, नौकरी चाकरी नहीं देना। नौकरी चाकरी नियम 4 हमारा करता है नौकरी चाकरी नहीं देना है, ठीक है, नौकरी चाकरी नहीं देना। तो 4 चाकरी, तो यहाँ से आपको याद रहेगा नौकरी चाकरी मतलब नियम 4, ठीक है। नेक्स्ट है रूल 5। रूल 5 हमारा क्या कहता है टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते एम्प्लॉय, ठीक है। पॉलिटिक्स मतलब आपका क्या हो गया, रूल नंबर 5 में है पॉलिटिक्स, 5 आपका हो गया पंजा छाप हो गया कांग्रेस का, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, तो 5 से आपको याद रहेगा पॉलिटिक्स, ठीक है, रूल 5, ठीक है। तो यहाँ से आपको रूल 5 का याद हो जाएगा पॉलिटिक्स, 5 पंजा छाप कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी में भाग नहीं लेना है, ठीक है। रूल नंबर 6 है ज्वाइनिंग एसोसिएशन एंड यूनियंस बाय रेलवे सर्वेंट। एसोसिएशन एंड यूनियन बाय रेलवे सर्वेंट के द्वारा भी ज्वाइन नहीं करना है। वो कुछ रेलवे के अंदर का यूनियन ज्वाइन कर सकते हैं बट परमिशन के साथ में, ठीक है, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर यही रूल है, रूल 6 में हमारा एसोसिएशन एंड यूनियंस से भी हमें दूर रहना है। नेक्स्ट हमारा रूल 7 धरना प्रदर्शन हम लोग नहीं दे सकते, रेलवे एम्प्लॉय और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय धरना प्रदर्शन नहीं दे सकते, तो रूल 7 में है। रूल 8 में कनेक्टिंग विथ प्रेस और मीडिया से कनेक्टेड नहीं रहना है, ठीक है। रूल 7 में है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की आलोचना हम लोग नहीं कर सकते। बहुत जगह पे देखा जाता है कि गवर्नमेंट की आलोचना की जाती है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी गवर्नमेंट की आलोचना नहीं कर सकते, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, हमें न्यूट्रल बनकर रहना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रूल 10 एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी, यानी कि कोई भी गवाही नहीं देनी होती है, ठीक है। रूल नंबर 11 कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि अभी पब्लिक ना की गई हो लेकिन आपको पता है, अगर इंटरनली आप काम कर रहे हो तो उसे लीक आप नहीं कर सकते, ठीक है, वो रूल 11 में है, ठीक है। ये सारी जो है आपको याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट होंगे, लेकिन मैं ट्रिक बताऊंगा उससे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट तक देखना, आपको वीडियो ख़त्म होते होते तक आपको सारे रूल्स याद रहेंगे। नेक्स्ट है रूल 12 सब्सक्रिप्शन, चंदा वगैरह हम लोग नहीं ले सकते, मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और रेलवे एम्प्लॉय चंदा नहीं ले सकते। नेक्स्ट है गिफ्ट्स। अब गिफ्ट्स रूल नंबर 13 में है, अब गिफ्ट्स जो है वो ले सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में, वो भी पार्ट किया गया है। अगर आप नियर रिलेटिव या कोई पर्सनल फ्रेंड्स है वो अगर गिफ्ट दे रहे हैं तो ग्रुप ए पोस्ट के अगर आप एम्प्लॉय रहते हो तो 25,000 तक ले सकते हो। ग्रुप बी के पोस्ट के अगर आप एम्प्लॉय रहते हो तो आप 15,000 तक ले सकते हो। ग्रुप सी पोस्ट के अगर आप एम्प्लॉय हो तो 7,500 तक आप
गिफ्ट ले सकते हो नियर रिलेटिव एंड पर्सनल फ्रेंड्स से। ठीक है, तो अभी आप ग्रुप सी में हो, ग्रुप बी की आप तैयारी कर रहे हो, अगर ग्रुप सी से ग्रुप बी में आप चले जाते हो तो आप नियर रिलेटिव से 15,000 का गिफ्ट ले सकते हो। वो नियर रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड्स है। लेकिन अगर कोई अदर देते हैं, अननोन पर्सन, ठीक है, अदर केस में, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लिए 5,000 तक की लिमिट है गिफ्ट लेने के, एंड ग्रुप सी के 2,000 के लिमिट है गिफ्ट लेने के। ठीक है, अब नेक्स्ट है रूल 13A। अब 13A हमारा डॉरी से रिलेटेड है। ठीक है, अब डॉरी में क्या है, डाउरी, दहेज, दहेज ना देना है ना लेना है और ना ही दिए जाने के लिए उकसाना है। ठीक है, ये है डॉरी का 13A। रूल 14 नंबर रूल में हमारा है पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ रेलवे सर्वेंट। रेल कर्मचारी के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करना, सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करना कि भाई मैं रेलवे में हूँ, मैं रेलवे में हूँ, सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा रहा है, बैंड बाजा बजाए जा रहे हैं, प्रदर्शनी दिखाई जा रही है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, रूल नंबर 15 प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप प्राइवेट बिजनेस या प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते हो साथ में। ठीक है, रूल नंबर 15 का ए में कहता है सब लेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। सरकारी आवास को किराए पर देना और खाली ना करना, ये रूल के खिलाफ है। ठीक है, तो अगर आपको क्वार्टर मिलता है तो उसे किसी और को रेंट पे आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं या रिटायरमेंट होता है तो एक टाइम पीरियड के बाद उसे खाली कर देना है। ये रूल 15A में है। रूल नंबर 16 इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बोरोइंग से रिलेटेड है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग और बोरोइंग नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लेकिन कुछ लिमिट तक, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह में आप डाल सकते हो, बट मार्केट में आप इंट्राडे और FNO ये वो नहीं कर सकते, जो लाइक अ जुआ होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उसके कुछ लिमिट्स है, ये सारे रूल 16 में है। ठीक है, रूल नंबर 17 इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस। ठीक है, दिवालियापन और आदतन ऋणग्रस्तता। जो आपका बहुत लोगों को होता है, ऋण लेते जाते एक टाइम के बाद दिवालियापन आ जाता है, तो इस कंडीशन में आप अरेस्ट भी हो सकते हो। ठीक है, तो ये रूल 17 में है। तो रूल 17 मतलब खतरा, अरेस्टेड। ठीक है, अरेस्ट हो सकते हैं जब दिवालियापन वगैरह आ सकता है। रूल 18 आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, चल अचल और मूल्यवान संपत्ति से रिलेटेड है। तो रूल 18 में हम लोग देख लेते हैं रूल 18 के सब रूल 1 में क्या कहा गया है कि एवरी रेलवे सर्वेंट ऑन हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट टू रेलवे सर्विस। रेलवे सर्विस में अगर फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपका हो रहा है तो आपको सबमिट करना है रिटर्न आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के। ठीक है, रूल 18 के सेकेंड में है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कि आपके प्रॉपर्टीज़ लाइक घर हो गए, ज़मीन हो गए, ये सब। तो इसमें सरकार के पूर्व जानकारी के बिना अपने नाम या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पट्टे, बंधक, खरीद बिक्री संपत्ति का निपटारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना है, उसके बाद आप खरीद सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है 18 का 3, इसमें है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक के कार्स हो गए, ज्वेलरीज हो गए, सोने चांदी, ये सब। तो इसमें है कि लेन देन की तारीख से, जब आप लिए हैं, खरीदे हैं या बेचे हैं, तो 1 महीने के अंदर सरकार को इसकी जानकारी दे देनी है। ठीक है, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य 2 महीने के बेसिक सैलरी से अधिक है, जानकारी उसी वस्तु के लिए देनी है, उसी खरीद बिक्री के लिए देनी है जिसका दाम आपके 2 महीने के बेसिक सैलरी से ज़्यादा है। अगर उससे कम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खरीद बिक्री कर सकते हो। अब यहाँ रूल 18A ये कहता है कि भारत के बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण और निपटारण और विदेशों के साथ लेन देन आदि के संबंध में, अगर आप फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी खरीद बिक्री करते हैं तो वो रिलेटेड है 18A से। नेक्स्ट है रूल नंबर 19 है विंडिकेशन ऑफ एक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ रेलवे सर्वेंट। रेलवे कर्मचारियों के चरित्र की पुष्टि के बारे में। ठीक है, आप किसी के ऊपर किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा सकते उसके चरित्र को लेकर के। रूल नंबर 20 कहता है कामकाजी निकलवाने के लिए बाहरी प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। मतलब कि अगर आपके किसी MLA या किसी नेता से जानकारी है और आपको ट्रांसफ़र लेना है, आपके ऑफिसर ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, तो आप अपने जो जानकार नेता है उसको फ़ोन करके आप बोलोगे कि आप उसके ऑफिसर को फ़ोन करें और मुझे ट्रांसफ़र दे दें।
ठीक है। तो ये बाहरी प्रभाव से आप अपने काम निकलवा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करना, वो रूल 20 में है। ठीक है, बाहरी प्रभाव से काम नहीं निकलवाना है। ठीक है। रूल नंबर 21 कहता है कि रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज, मतलब कि आपका लाइक चाइल्ड मैरिज वगैरह से रिलेटेड ये रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है। तो रूल 21 में अब 21 साल की हमारी एज लिमिट है शादी करने के लिए, तो ये रिलेटेड है रूल नंबर 21 से। तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रहेगा, 21 साल की एज लिमिट है, चाइल्ड मैरिज वगैरह नहीं करना है। 21 साल के एज लिमिट के लिए रूल 11 है। एज लिमिट किसके लिए? मैरिज से, तो मैरिज से संबंधित है रूल 11। अब रूल नंबर 22 है आपका कि आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते हो। ठीक है। नशीले पेय और नशीले दवाओं का सेवन नहीं करना है। ट्रेन पासिंग ड्यूटी से जुड़े कर्मचारी और रनिंग स्टाफ को ड्यूटी शुरू होने के 8 घंटे के भीतर कोई भी नशीला पेय लेने या उपयोग करने से प्रतिबंध किया गया है। ठीक है। और ट्रेन पासिंग ड्यूटी के कर्मचारी या रनिंग स्टाफ की जो ड्यूटी है, ड्यूटी मिलने से 8 घंटे पहले तक वो किसी भी तरह का कोई नशीला पान ना लिया होना चाहिए, ये रूल में कहता है। ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 22 का ए, प्रोविजन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स, यानी कि चाइल्ड लेबर के बारे में कहा गया है। ये 22 का ए है। अब ये 3 अगर आप याद करना चाहो, 21, 22 एंड 22 का ए, तो 21 में आपको शादी है, शादी कम एज में नहीं करना है। शादी कर लेते हो, शादी करके दारू पीने लगते हो, बहुत सारा टेंशन हो जाता है शादी के बाद, तो 22 में दारू से रिलेटेड है, एल्कोहल से रिलेटेड है, आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट है 22 का ए, एल्कोहल लेकर के क्या कर रहे हो? चाइल्ड लेबर कर रहे हो, 14 साल के कम एज के बच्चों से काम करा रहे हो नशे की हालत में, तो 22 का ए हो गया। तो इस तरह से रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हो, ये 3 को। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 23, इंटरप्रिटेशन। अगर किसी भी तरह की कुछ आपका इंटरप्रिटेशन करना है तो वो राष्ट्रपति के पास पावर है। ठीक है। 23 में 24 में डेलीगेशन ऑफ पावर्स, जो पावर्स दिए गए हैं वो 24 में दिखाए गए हैं कि किसको किस तरह के पावर दिए गए हैं। 25 में है रीअपील एंड सेविंग्स, आप रीअपील और सेविंग्स करते हो, रीअपील करते हो किसी चीज़ को लेकर, तो रूल 25 में। रूल नंबर 26 में है ऑब्लिगेशन टू अवॉइड द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सभी प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने का दायित्व, ये है हमारा रूल नंबर 26 में। ठीक है, यहाँ तक रूल नंबर 26 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं इसको याद करने का तरीका, याद कैसे हम लोग कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 से 4 तक का याद करने का तरीका तो मैंने बता दिया था, वहाँ तक आप लोग याद कर सकते हो। एक बार वीडियो को पीछे से देख करके समझ जाना, वहाँ तक आप आसानी से 1 से 4, एक क्या आपके नाम से रिलेटेड है, वो उसका क्या टाइटल होना चाहिए, किस तरह से नाम दिया गया। दूसरा डेफिनेशन से, ठीक है, वो 3 डेफिनेशन है। थर्ड में आपके IDU है, ईडू जो मैंने बताया था, एंड 3 का ABC। ठीक है, और 4 रूल नंबर 4 नौकरी चाकरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रहेंगे 4 तक। अब 5 से 11 में हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या करना है। तो 5 से 11 में हमारा है रूल नंबर 5 में कहता है, देखिए अब यहाँ से आपको कुछ कहानी की तरह में लगने लगेगा। इसमें है पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेना है, पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेना है, रूल नंबर 5 है। पार्ट लेकर एसोसिएशन और यूनियन नहीं बनाना है। अब पॉलिटिक्स में पार्ट लिए, ठीक है, पॉलिटिक्स में पार्ट ले लिए, तो पार्ट लेने के बाद क्या करते हैं? एसोसिएशन बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं। ठीक है, एसोसिएशन और यूनियन बनाने लगते हैं। ठीक है, तो ये रूल नंबर 6 हो गया। 5, 6 पॉलिटिक्स में ज्वाइन किए, एसोसिएशन यूनियन बनाने लगे। एसोसिएशन यूनियन अगर आप बना लेते हो तो क्या करते हो? धरना प्रदर्शन करने लगते हो यूनियन के साथ मिल करके। ये चीज़ धरना प्रदर्शन नहीं करना है। तो पार्टी में ज्वाइन किए, एसोसिएशन यूनियन बनाने लगे, फिर धरना प्रदर्शन भी करने लगे, तो ये हो गया रूल नंबर 7। ठीक है, तो धरना प्रदर्शन नहीं करना है, वो रूल नंबर 7 में। अब धरना प्रदर्शन करने लगे तो क्या होगा? मीडिया वाले आएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, तो रूल नंबर 8 मीडिया आने लगेंगे, रूल नंबर 8। ठीक है, मीडिया में नहीं जाना है, रूल नंबर 8। ठीक है, अब मीडिया आ जाते हैं, तो मीडिया जब बात विचार करती है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले गवर्नमेंट की आलोचना करते हो, सरकार की आलोचना करते हो, तो सरकार की आलोचना नहीं करना है, रूल नंबर 9। आप बात कर रहे हो मीडिया से, मीडिया ने क्वेश्चन किया, अपने सरकार की आलोचना करने लगे। ठीक है, मीडिया से बात करके क्या कर रहे हो? सरकार की आलोचना कर रहे हो, और सरकार की आलोचना कर रहे हो और कुछ गवाही देने लग रहे हो।
किसे? मीडिया को गवाही देने लग रहे हो। रूल नंबर 10, गवाही नहीं देनी है। रूल नंबर 10, गवाही नहीं देनी है। गवाही दे रहे हो और क्या कर रहे हो? कुछ इन्फॉर्मेशन भी लीक कर दे रहे हो, जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है वो भी लीक कर रहे हो। रूल नंबर 11, आपको गोपनीय जानकारी को लीक नहीं करना है, ठीक है। रूल नंबर 11, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? पिक्टोरियल भी है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर ऐसा है तो फिर से मैं बता देता हूँ। रूल नंबर 5 से 11 तक याद करने का तरीका है। 5 तो आपको याद रहेगा। पॉलिटिक्स 5, पंजा छाप, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिक्स, ठीक है। 5, अब पॉलिटिक्स आपने ज्वाइन कर ली। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद आप क्या करोगे? एसोसिएशन और यूनियन बनाने लगोगे। एसोसिएशन और यूनियन बनाने लगोगे, रूल 6, ठीक है। एसोसिएशन एंड यूनियन, रूल 6। एसोसिएशन या यूनियन जब बन जाएंगे तो आप क्या करोगे? धरना प्रदर्शन करने लगोगे। धरना प्रदर्शन कर रहे हो, रूल नंबर 7। धरना प्रदर्शन करने लगोगे तो क्या करेगा? मीडिया भागते भागते आएगी आपके पास। मीडिया को तो चाहिए मसाला, ठीक है, तो मीडिया आने लगी। रूल नंबर 7 आपने किया। रूल नंबर 8 आ गया, मीडिया में नहीं जाना है, तो मीडिया 8। रूल नंबर 8, मीडिया से बात करने लगे तो आपने क्या किया? मीडिया से बात करते हुए सरकार की आलोचना करने लगे। सबसे पहले तो सरकार की आलोचना करने लगे, ठीक है। आलोचना किया, कुछ गवाही देने लगे, आपने मीडिया को गवाही देने लगा। रूल नंबर 10, गवाही देने लगे। और कुछ इन्फॉर्मेशन मीडिया को आपने शेयर कर दिया। रूल नंबर 11, मीडिया को फिर कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपने शेयर कर दिया। रूल नंबर 11, यहाँ तक याद आ गया? 2-3 बार इसे देख लेना, आपको कंप्लीट याद आ जाएगा। 5 से 11 की याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 12 से 14 याद करने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। अब रूल नंबर 12 मतलब चंदा, याद रखना। 12 12 बजे चंदा, ठीक है। तो अब चंदा करके गिफ्ट डोरी देना लेना नहीं है, ठीक है। चंदा करके, चंदा हो गया हमारा रूल नंबर 12, गिफ्ट हो गया हमारा रूल नंबर 13, डोरी हो गया हमारा रूल नंबर 13 का ए, ठीक है। बात समझ गया? 13 का ए। तो इसी एक लाइन में आपके 3 रूल आ गए। चंदा करके गिफ्ट और डोरी देना लेना नहीं है, ठीक है। चंदा 12, 13 हो गया आपका गिफ्ट्स, इन 13 हो गया आपका डोरी, ठीक है। गिफ्ट्स का मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, अलग अलग कैटेगरी में कुछ लिमिट्स में आप ले सकते हो, ठीक है। नियर रिलेटिव्स और आपके नियर फ्रेंड्स के द्वारा, और कोई अदर पर्सन है, अननोन पर्सन है, तो उससे आप कितने गिफ्ट्स ले सकते हो वो भी डिस्क्राइब किया है मैंने ऊपर में, तो उससे भी देख लेना, ठीक है। एंड 13 ये आपका आ जाता है दहेज, डाउरी। ना देना है, ना लेना है, ना ही लेने के लिए किसी को उकसाना है, ठीक है। अब इतना होने के बाद चंदा करके गिफ्ट और डोरी देना लेना नहीं है, और फिर, ठीक है, और फिर अपने सम्मान में लोक प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चंदा लेके गिफ्ट दिए, डोरी लेना देना कर लिए और अपने सम्मान में लोक प्रदर्शन करने निकल गए, ठीक है। तो अपने सम्मान में लोक प्रदर्शन नहीं करना है, तो ये हो गया रूल नंबर 14, ठीक है। ये हो गया रूल नंबर 14। तो 14 तक, रूल नंबर 14 तक यहाँ तक हमें समझ में आ गया, ठीक है। चंदा लेकर गिफ्ट्स एंड डोरी लेना देना नहीं है, सीक्वेंस में बस याद रखना। और फिर अपने सम्मान में लोक प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करना। अब हम लोग याद करते हैं रूल नंबर 15 से 17 तक का, ठीक है। अब 15 से 17 तक में आ गया हमारा, उधर तो चंदा था, डोरी था और गिफ्ट से रिलेटेड था, लोग प्रदर्शन कर लिए। अब हम लोग आते हैं प्राइवेट नौकरी वगैरह में, ठीक है। अब रूल 15-17 में क्या कहता है? एक्स्ट्रा इनकम के लिए प्राइवेट ट्रेड या जॉब नहीं करना है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा इनकम को लोग क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट से सैलरी मिल ही रही है और एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ प्राइवेट ट्रेड या जॉब भी करो, तो वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया रूल नंबर 15। और ना ही सरकारी घर को किराए पर देना है, उसे खाली ना करके, ठीक है। सरकारी घर को किराए पर नहीं देना है, उसे खाली ना करके। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 15A, ठीक है। 15A यहाँ पर हो गया। रूल नंबर 15A में क्या कहा गया है? सबलेटिंग ऑफ क्वार्टर्स, क्वार्टर को सबलेट नहीं कर सकते या खाली ना करना, खाली करना है समय आने पे, ठीक है। नेक्स्ट है, और ना ही इन्वेस्टमेंट लेंडिंग बोरोइंग करनी है। अब एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या कर रहे हैं? प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सरकारी घर को किराए पे दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेंडिंग बोरोइंग कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट लेंडिंग बोरोइंग नहीं करना है, ये रूल नंबर 16 में कहता है,
ठीक है। और इससे दिवालियापन आ जाता है। इन्वेस्टमेंट लेंडिंग बोरोइंग अगर आप करोगे तो क्या होगा, दिवालियापन आ जाएगा। ठीक है, दिवालियापन आ जाएगा। दिवालियापन रूल नंबर 17, ठीक है, रूल नंबर 17, जिसके वजह से सर्विस से डिसमिसल भी किया जा सकता है। अगर दिवालियापन आ गया तो आप क्या हो जाओगे, सर्विस से डिसमिसल भी हो जाओगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। रूल नंबर 15 to 17 याद हो गया आपको? अगर नहीं हुआ तो चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। एक्स्ट्रा इनकम के लिए प्राइवेट जॉब या प्राइवेट ट्रेड या प्राइवेट जॉब नहीं करनी है, और ना ही सरकारी घर को किराए पर देना है। ठीक है, और ना ही इन्वेस्टमेंट लेंडिंग बोरोइंग करनी है। तो ये रूल नंबर 15 हो गया पहला, तो प्राइवेट जॉब या प्राइवेट ट्रेड, सरकारी घर को किराए पे देना 15A हो गया। इन्वेस्टमेंट लेंडिंग बोरोइंग रूल नंबर 16 हो गया। और अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो तो क्या होगा, दिवालियापन आएगा। दिवालियापन आ जाएगा। दिवालियापन आ गया, ये हो गया रूल नंबर 17। दिवालियापन आ गया रूल नंबर 17 में आपको नौकरी से डिसमिसल भी किया जा सकता है, आप अरेस्ट भी हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से याद हो जाएगा रूल नंबर 15 to 17। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 18 से। रूल नंबर 18 से आपका रूल नंबर 20, 18 से 20। अब यहाँ पर आ जाता है हमारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो रूल नंबर 18 to 20, अब 18 to 20 याद करने के लिए हमने 17 तक कर लिया था। अब 15 से रूल नंबर 15 से 17 तक में हमने जो भी किया उससे हमने क्या किया, हमने मूवेबल इमूवेबल एंड वेलेबल प्रॉपर्टी बना ली, यानी रूल 18 बना ली। ठीक है, रूल 18 बना ली, मूवेबल इमूवेबल एंड आपकी वेल्यूबल प्रॉपर्टीज़ बना ली। ठीक है, अब रेलवे सर्वेंट को अपने फर्स्ट अपॉइंटमेंट में एसेट एंड लायबिलिटी का रिटर्न जमा करना पड़ेगा। क्यों जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मूवेबल इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी बना ली। तो रेलवे सर्वेंट, एज ए रेलवे सर्वेंट आप ज्वाइन करते हो तो एसेट एंड लायबिलिटी तो जमा करना पड़ेगा। ठीक है, आपने जमा करना पड़ेगा। और आगे सरकार को, और आगे अब रेलवे गवर्नमेंट में आपने ज्वाइन कर लिया, अब आगे अगर आप कुछ खरीद बिक्री करते हो तो सरकार को बिना बताए नहीं खरीद बिक्री कर सकते। इतना आपने कर लिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी, सरकार को पूर्व जानकारी के बिना, गवर्नमेंट में ज्वाइन करने के बाद सरकार के पूर्व जानकारी के बिना अपने नाम या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर खरीद बिक्री नहीं कर सकते। ठीक है, 18 का 2 हो गया, ये समझ गए। अब 18 के 3, अब इसमें क्या है, लेकिन एक कंसेशन आपको मिला है मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए कि अगर आप खरीद लेते हो तो 1 महीने के पहले अंदर आपने बता देना है। तो 18 का 3, 1 महीने के अंदर आपको बता देना है, लेकिन बताना उसे ही है जो 2 महीने के बेसिक सैलरी से ज़्यादा हो। ठीक है, और 18A ये कहता है कि आप तो ये सारे इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन बाहर अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हो, ठीक है, तो आपको 18A रूल लगते हैं। ठीक है, बाहर में खरीद बिक्री के लिए। समझ में आ गया? तो यहाँ से 18A हो गया। और नेक्स्ट है फिर आपका रूल नंबर 19, जो कि है रेलवे कर्मचारियों के चरित्र के बारे में। चरित्र से रिलेटेड रूल नंबर 19 है। एंड रूल नंबर 20 है कि बाहर काम जल्दी निकलवाने के लिए बाहरी प्रभाव नहीं डाल सकते। चरित्र अगर आपका अच्छा है तो बाहरी प्रभाव वैसे भी नहीं डालोगे। 19 चरित्र अच्छा है तो 20 में चरित्रहीन काम नहीं करोगे। यानी कि 20 में क्या चरित्रहीन काम है, क्या कि बाहरी आपके जो पावर है उसका यूज आप कर रहे हो अपने जॉब में फ़ायदे लेने के लिए। ठीक है, तो 19 आपका चरित्र और 20 फिर उससे रिलेटेड आपका काम। तो 19-20 यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है। अब 21 to 23 हम लोग देख लेते हैं। 21 to 22 का ए, 22 का ए तक, 21 से 22 का ए। 21 क्या है, 21 का एज, 21 का एज पे मैरिज, चाइल्ड मैरिज नहीं करना है, तो 21 के एज। रूल नंबर 21 आ गया। अब 22 में क्या है, एल्कोहल, शादी करके क्या लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं। एल्कोहल नहीं लेना है। ठीक है, 22 अगर एल्कोहल ले लेते हो तो फिर क्या कर रहे हो आप, 14 साल से कम बच्चों से काम करा रहे हो। ठीक है, जो कि नहीं करना। ये 22 का ए है। ठीक है, अब 22 के ए तक आपको याद हो गया, तो यहाँ तक तो आपका इंपॉर्टेंट है जो कि याद है। 23 आपको बस ध्यान में रखना है। 23 जो है आपका इंटरप्रिटेशन, जो कि राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। ठीक है, 24 में आपका डेलीगेशन ऑफ पावर है, 25 में री अपील है, 26 में सभी निर्देशों का पालन। लास्ट है, लास्ट में क्या होते हैं, लास्ट में एक आपका एक पैराग्राफ अंत होने के बाद होता है कि सभी को फॉलो करना है। वही है रूल नंबर 26, सभी निर्देशों का पालन करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको
सारे के सारे रूल्स आपको याद हो गए हैं। ठीक है, अगर याद नहीं हुए हैं तो एक दो बार इसे याद कर लेना, अपने तरीके से एक बार मन में सोचना, समझना, इमेजिन करना। इमेजिनेशन से आपको ज़्यादा समय तक याद रहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं एमसीक्यूज़ कराऊंगा तो अब फिर देखना कि एमसीक्यूज़ बहुत ही आसानी से आपके बन रहे होंगे। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आज तक का वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियोस में मैं एमसीक्यूज़ लेकर के आऊँगा और बहुत सारे एमसीक्यूज़ रहेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी रहेंगे एंड साथ ही जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आगे आपके एलडीसी 30% के एग्ज़ाम में वहाँ आ सकते हैं, वैसे एमसीक्यूज़ को भी करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।